संघर्ष का अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, कामयाबी का सूरज अपना रास्ता बना ही लेता है। सफल होने का जुनून हो, मंजिल तक पहुंचने का जज्बा हो, तो हर कठिनाई छोटी पड़ जाती है। दुखों के पार सफलता की ऐसी ही मिसाल है सूरज की यात्रा। जब भी ऐसा लगे जीवन में कि जीवन हाथ से निकलता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपसे बहुत बुरी स्थिति में लोग आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के टॉपर्स व्यू प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। ये बात तो बिल्कुल सही है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन आप सोचिए कि अगर लहरें बड़ी हों, यानी कि चुनौतियां बड़ी हों, और उस वक्त फिर आप अपने हौसलों से नाव को पार ले जाएं, यानी कि नौका को पार ले जाएं, तो फिर उससे मिलने वाली खुशी कितनी ज़्यादा होगी। आज के हमारे मेहमान हैं सूरज तिवारी जी, जिनका अभी हाल ही में सिलेक्शन हुआ है और 917वीं इनकी रैंक है। और साथ में बड़ी बात यह है कि 2022 में इन्होंने इंग्लिश मीडियम से अपने दूसरे अटेम्प्ट में यह सफलता हासिल की है। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए, आपके परिवार के बारे में अपने परिचय दीजिए, कुछ लोगों को पता चले। कि मेरा नाम सूरज तिवारी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। मैं मोहल्ला घरनाजपुर, कस्बा कुरावली, जिला मैनपुरी का रहने वाला हूँ। और मेरे फैमिली में, वैसे तो मेरी पूरी जॉइंट फैमिली ही है, लेकिन अगर मेरी मम्मी है, पापा है, मैं हूँ, एक छोटी बहन है, एक छोटा भाई है। बाकी और भी लोग फैमिली में तो बहुत लोग हैं। जैसे पिताजी आपके हैं, वो क्या करते हैं? कि मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। छोटी सी दुकान है हमारी, वहाँ पर लोगों के उन कपड़े होते हैं वो फटे हुए, या साइड से साड़ी पे पिको होता है, साड़ी में फॉल लगता है, या इस तरीके के छोटे छोटे जो होते हैं वो सिलाई करती थी। और फैमिली में और कोई और है जो? फैमिली में पहले भैया था, मुझसे 2 साल बड़ा था, मैं था। तो हम तीनों लोग में मिल के घर के लिए अर्निंग करते थे। लेकिन मेरा एक्सीडेंट 29 जनवरी 2017 में हुआ, और 25 मई 2017 को मेरा बड़ा भाई था, वो भी एक्सपायर हो गया। और जून में मेरे फादर का भी ऑपरेशन हुआ। आपको रिजल्ट के बारे में कैसे पता चला जब रिजल्ट आया? जी, एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा 24 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था, और 25 को मेरा सफदरजंग में मेडिकल था, और 26 को एम्स में मेडिकल मेरा शेड्यूल था। तो 25 का मेडिकल में दे के आया। शाम में मेरे पास कॉल और एक ईमेल आया कि आपका कल का एम्स का मेडिकल पोस्टपोन किया गया है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स की वजह से, तो बाद में वो बताएंगे। देन करीब 19 मई को मेरे पास कॉल और मेल आया कि आपका 23 को शेड्यूल किया गया है। तो उसमें लिखा था 23, 24, 25। तो मैं श्योर था कि 25 को रिजल्ट आएगा। मैं 23 को मतलब तो था कि हाँ रिजल्ट आने वाला है, और पता नहीं कि अभी बस मंजिल आ गई है या 1 साल और दूर है, तो ये नहीं पता था। लेकिन 23 तारीख को मैं एम्स में ही था जिस समय रिजल्ट आया। अचानक से रिजल्ट आया, अचानक से फ़ोन आने शुरू हुए, तो वो मेरे लिए एक सरप्राइज सा था कि अरे आ गया, हो गया। तो इट्स वेरी। जहाँ पे थे आप उस वक्त का माहौल एकदम बदल गया होगा जैसे हाँ, रिजल्ट का पता अब चला। आपको बताऊँ, जिस समय हम लोग मेडिकल में थे, तो वहाँ में मेरी सब कैटेगरी में जो भी लोग थे, सब कैटेगरी में इस बार 8 सीट्स हैं, और हम 8 के 8 मेंबर्स वहाँ पे अवेलेबल थे उसी समय। अच्छा। तो अचानक से तो कोई माहौल नहीं था वहाँ पर, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया पता लगा कि 2 आईएएस बन गए हैं, 2 और भी जो रैंक सर्विस उसमें। तो सब लोग वहाँ पर अचानक से माहौल तो इस तरीके से हुआ कि डॉक्टर वगैरह सब बहुत खुश हुए। हम लोगों ने मिठाई फिर बांटी, सब लोगों ने मिठाई खाई, सब लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। हाँ, सब बधाई दी, फोटो वोटो खींचे, और एकदम से सब बहुत खुश हो गए। और घर में फिर कैसे पता चला, आपने बताया? हाँ, जैसे ही मुझे रिजल्ट का पता लगा, फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, और मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया, उनको बोला मैंने मुबारक हो, डीएम साहब के पिताजी बन गए हो। बहुत खुश हुए वो। उन्होंने बोला कुछ नहीं, तो इतने खुश थे कि बोल भी नहीं पा रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे एग्जैक्टली। लेकिन उनकी सांसें मैं सुन रहा था, समझ रहा था। तो मेरी लाइफ का शायद सबसे खूबसूरत पल था वो। आप इस पल का इंतजार कर रहे थे? मैं ही अकेला नहीं,
मेरे माँ बाप कर रहे थे, मेरे दोस्त कर रहे थे, सभी लोगों, और सभी लोग एक खुशी का इंतज़ार कर रहे थे पूरे भारत के अंदर। और मुझे खुशी है कि मैंने उनको, उनके चेहरे पे मुस्कुरान लेके आया हूँ। अगर हम इस रिजल्ट की बात करें और इस रिजल्ट से थोड़ा और पीछे चलते हैं, आपके साथ जो दुर्घटना हुई उसके भी थोड़ा और पीछे चलते हैं। आपकी लाइफ जब एक सामान्य तरीके से चल रही थी, जो आप देख रहे थे, उस वक्त आपके लिए सपना क्या था, आपका ड्रीम क्या था, आप क्या सोच के आगे बढ़ रहे थे? जी एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, मैं 9th क्लास में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है HPRL सीनियर सेकेंडरी पब्लिक अकेडमी, तो मैं 9th में मैं वहाँ एडमिशन लिया, क्योंकि मम्मी का मेरा मन था कि बचपन से मेरा बेटा इंजीनियर बने, है ना। तो मम्मी का इंजीनियर, मम्मी उनको ज़्यादा वो लगता है, तो उनका सपना था कि मैं इंजीनियर बनूँ। पापा का कुछ और सपना था, मेरे सपने कुछ और थे। लेकिन 12th में मैं CBSE बोर्ड से जब फेल हो गया, फिर मैंने यूपी बोर्ड से किया, तो मम्मी को लगा कि अब तो इंजीनियर नहीं बनेगा। फिर कंडीशंस काफ़ी फैमिली की ठीक नहीं थी, मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग भी करता हूँ, तो फाइनेंशियल भी इश्यूज थे, और भी बहुत सारे इश्यूज थे। एक कंपटीशन का चैलेंज था कि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, तो हमारे लिए मतलब करना है ये सोच पाना भी नामुमकिन सा था। तो प्राइवेट सेक्टर में आ गए, और वहीं पर कभी मुंबई चले गए, कभी वापस आ गए, कभी दिल्ली आ गए। उस वक्त मतलब जिस तरह से एक सामान्य सा मध्यवर्गीय हाँ, परिवार जो था, जो जिसमें सामान्य जो जो बड़ा भी सपने लक्ष्य भी होते ये था हैं। कि एक सामान्य सी नौकरी हो, एक हाँ वही, सामान्य सी आमदनी बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल जिससे घर और जीवन चल जाए। बिल्कुल तो वही बिल्कुल। लक्ष्य आप लेके आगे बढ़ रहे थे। हाँ, फिर बस लक्ष्य वही था कि एक कुछ शुरू करेंगे ज़िंदगी में, कुछ कुछ छोटा सा, फिर उसको धीमे धीमे, इस तरीके से सबकी कहानियाँ होती हैं कि सबने ज़मीन से शुरू किया और आसमान तक ले गए। तो मेरा भी वही सपना था कि ज़मीन से शुरू करना है, और सामान्य सपनों के साथ में चल रहा था। अचानक से हादसा हुआ और चीज़ें बदल गई, फिर बदलती चली गई, बदलती चली गई, और एक ऐसा मोड़ आया कि कुछ नहीं बचा मेरे पास। लेकिन फिर भी उम्मीद थी, सपने थे, पेशेंस था। उस हादसे की अगर हम एक बार बात करें, जो वो दिन था, वो शायद दिन आपको, वो मोमेंट याद नहीं है, लेकिन वो दिन आपको शायद याद हो। आपने बताया था जैसे कुछ इंटरव्यू में कि आपको बहुत सारी चीज़ें उस वक्त की याद भी नहीं है, ऐसा जी कुछ। जी जी। तो वो हादसा एग्जैक्टली क्या था? एक्चुअली मैं सुबह निकला था, मैं शाम को ड्यूटी से आया था 28 को, और आने के बाद फिर मैं सो गया। मुझे सुबह घर निकलना था, तो मैं सुबह उठा, फ्रेश हुआ, अपना बैग उठाया और घर के लिए निकल गया। तो जहाँ से मैं रहता था नोएडा में, वहाँ से करीब 20 मिनट का रास्ता है रेलवे स्टेशन का। मैं वहाँ पहुँचा और ट्रेन में खड़ा हुआ, और जा रहा था अच्छा खासा, बाहर देख रहा था कि ट्रेन चल रही है, लोग, गांव है। अचानक से आंखें बंद हो गई, और जब आंखें खुली तो फिर एम्स में थे। भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से पैर फिसल गया था मेरा। ऑपरेशन के बाद तो सब कुछ ख़त्म सा ही हो गया, लेकिन फिर एक मन में उम्मीद जगाई कि नहीं, कुछ करना है। लेकिन फिर एक हादसा हो गया, उससे थोड़ा मजबूती लाए, फिर एक हादसा हो गया, तो लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हादसा क्या हुआ? हादसा यही, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, फिर बाइक एक्सपायर हो गया, फिर पापा का ऑपरेशन हुआ, इधर जेएनयू का रिजल्ट भी नहीं आया। तो नहीं, जेएनयू में आने के पहले, अभी जैसे हम इस हाँ, सिचुएशन की हाँ बात मैं करें। इसी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। फिर जब जेएनयू के एंट्रेंस का पता लगता है कि हाँ उसी साल जेएनयू का एंट्रेंस दोबारा होने वाला है, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी कि हाँ। मतलब एक्सीडेंट के पहले ही आप जेएनयू में आने का प्लान बना नहीं लिया नहीं था या नहीं, उसके बाद की बात? एक्सीडेंट के बाद मेरा, जैसा जो पता है, मैंने जनवरी में मेरा एक्सीडेंट हुआ। अप्रैल में एक मेडिसिन लेने के लिए मैं एम्स में आया हुआ था, क्योंकि इधर ट्रामा सेंटर के बगल में ही एम्स है। तो वहाँ पर मुझे एक जेएनयू के स्टूडेंट मिले, और वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे बात किया, और फिर जेएनयू के बारे में काफ़ी बताया, काफ़ी मोटिवेट किया। वो मुझे जेएनयू ले गए, उन्होंने जेएनयू में मुझे घुमाया, और वहाँ से फिर हम लोग केवानी सेंटर गए। केवानी एक इंस्टीट्यूट है जो प्रोस्टेटिक बनाता है, तो उनके जो जैसे किसी का एक पैर नहीं रहता है या एक हाथ नहीं रहता है, तो वो प्रोस्टेटिक शोकेस के लिए होता है नॉर्मल, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आगे फ्यूचर में प्रोस्टेटिक पहनने के लिए। और
और उसके बाद में उनका प्लान ये रहता है कि वो पूरा प्रॉपर फाइल बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग करवाते हैं और बायोनिक प्रोस्थेटिक को वो लोग अरेंज करवाते हैं। बायोनिक प्रोस्थेटिक एक्चुअली होता है कि अब जैसे सपोज मैं अगर बायोनिक प्रोस्थेटिक यूज़ करूँगा और प्रोस्थेटिक यूज़ करके आपके सामने बैठूंगा तो मुझ में और आप में भैया भी नहीं पहचान पाएंगे कि मेरे ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। अच्छा जी। अब वो काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव तो है ही, और हमारे इंडिया में भी कुछ ही जगह हैं लिमिटेड, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं वहाँ पर ही उनका ब्रांचेस अवेलेबल है। अच्छा, जब एक्सीडेंट आपका हुआ और उसके बाद आपने देखा कि अब आपके जो सपने थे या जो लक्ष्य था वो उस तरह से आप नहीं देख पा रहे होंगे, तो आप अपने आप को खुद से अपने आप से कैसे संभाल रहे थे? अपने आप को क्या आप कह रहे थे उस वक्त? बहुत ऐसे मौके आए जब मैंने मेरा ही साथ छोड़ दिया क्योंकि उम्मीद टूट गई थी, लेकिन वही है, जब भी हौसला टूटा, गिरे, मन में संतोष किया, ईश्वर को याद किया कि ईश्वर थोड़ा और शक्ति दो। बस ईश्वर की ही शक्ति हर जगह, जहाँ भी गिरा ईश्वर ने संभाला, उसी का आशीर्वाद हमेशा रहा। मेरे गांव में एक मंदिर है, मैं एक्सीडेंट के बाद जब तक जेन्यू नहीं हुआ था तो मैं वहाँ अक्सर जाता था, तो वहाँ काफ़ी बड़ा बरगद का पेड़ है तो उसी के नीचे बैठता था और खुद से बातें करता था कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स अब तक मैंने देख ली हैं। तो मुझे उस समय लगता था कि शायद ऊपर वाला मुझे दिखा रहा है कि इस दुनिया में दुख कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सब माया है, इसके आगे कुछ नहीं है। हम लोग आज हैं, 500 साल के बाद में हम लोग की कोई बात नहीं करेगा, हम लोग को कोई जानेगा नहीं। तो मुझे ऐसा फील होता है कि शायद ईश्वर ने मुझे वो दिखाया कि ये देखो कि हमारे जीवन में इतना तक दुख आ सकता है, और अब शायद ईश्वर जो है वो मुझे खुशियाँ दिखा रहा है। तो और अभी तक तो पता नहीं कितनी खुशियाँ बाकी हैं, लेकिन अब तक जो उसने मुझे दिया ईश्वर ने, शायद है कि किसी को नहीं दिया होगा। मैं बहुत खुश हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना, मुझे यहाँ तक लेके आया। और मैं ईश्वर का धन्यवाद नहीं दूंगा क्योंकि मैं उसको ईश्वर नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा ईश्वर मेरा दोस्त है। अच्छा, ईश्वर को आप दोस्त की तरह मानते हैं। आप अपने आप को दिलासा दे रहे थे, अपने आप को समझा रहे थे, हिम्मत दे रहे थे, और हिम्मत धीरे धीरे ही आती है, एक साथ नहीं आती है। उस दौरान घर वालों ने आपको कैसे हिम्मत दी और आपने घर वालों को कैसे हिम्मत दी? आपने कुछ बोला या कोई कमिटमेंट अपनी तरफ से बताई? घर वाले मैंने ये यूपीएससी के प्रिपरेशन, तो मैंने जब मेरा प्री का रिजल्ट हो गया है उसके बाद में मैंने घर पे बताया कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उससे पहले घर वालों को मैंने रशियन लैंग्वेज का ही बताया हुआ था कि मैं अपना बैचलर्स कर रहा हूँ और मास्टर्स कर रहा हूँ, और इसके बाद में मुझे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में 70 से 80 हज़ार रुपये की जॉब मिल जाएगी स्टार्टिंग में, और उसी से ही अपना एक फ्यूचर डिसाइड करना है। और जब प्री निकल गया तब मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये कैसे, ये प्रीलिम्स मतलब फिर ये यूपीएससी की तरफ कैसे डायरेक्शन मिल गया आपको? कहीं से कोई गाइडेंस? एक्सीडेंट के बाद में जैसे ट्रेजेडीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए कितने सारे हुए, जेएनयू आ गया, लेकिन जेएनयू आके ये लगा नहीं कि कुछ बाकी सा लग रहा था कि नहीं अभी बहुत कुछ बाकी सा है। तो बाकी वो ढूंढने के लिए मैं लाइब्रेरी में गया, वहाँ पर यूपीएससी के छात्र जो थे मेरे सीनियर थे वो प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वहाँ से यूपीएससी के बारे में पता लगा। वहाँ से एक दूसरी जो उम्मीद थी जो मेरे जीवन को आगे ले जाने वाली थी उसके बारे में पता लगा। फिर मेरे दोस्तों से मैंने जिक्र किया, मैंने पूरा डिटेल में जाना कि क्या है, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या होता है। और 2019 से मैंने कारवा शुरू किया। उस सफ़र में दृष्टि आईएएस मेरे की जो ओनर है विकास सर, वो मेरे लिए काफ़ी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हमारी सर की आज पहली बार ही मुलाकात हुई, लेकिन उससे पहले भी मैं वर्चुअली मुलाकातें होती रही, एक तरफा बातें होती रही, वर्चुअली आप सुनते रहे। जी 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 बिल्कुल। तो सर ने काफ़ी मोटिवेट किया है मुझे। मैंने एथिक्स के सारे लेक्चर जो हैं वो सर के वीडियो से ही किए हैं। और सर ने जो कोविड के टाइम पर जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय सर जो 4-4 5-5 घंटे की क्लास सिर्फ कैमरा में देखकर बोल रहे हैं, और
मैं समझ सकता हूँ कि कभी कभी कुछ इंटरव्यूज़ मैंने ऐसे भी देख, जैसे हम और आप बैठे हुए हो, कैमरा लगा हुआ है, ऑडियंस नहीं है, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं मुझे, तो मैं जानता हूँ वो लोग कैसा फील कर रहे हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि सर 5-5 घंटे लगातार कैमरे के सामने बोलना और सिर्फ बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करना, आज ही मुझे मालूम हुआ कि सर लगातार सुबह से क्लास लिए जा रहे हैं और अभी 4 घंटे की क्लास उनको लगातार ही लेनी है, अभी फिर तो से लेनी है। बिल्कुल लेनी है। तो सर का काफ़ी मेरे ऊपर, मेरी प्रिपरेशन में सर का काफ़ी साथ रहा है। सर एक इनविजिबल हैंड के जैसे मेरे साथ हमेशा रहे। तो यहाँ पे आप आ गए जी दिल्ली में और जेएनयू में एडमिशन लेके वहीं हॉस्टल से आपने तैयारी शुरू कर दी जी जी और पूरे ग्रेजुएशन के दौरान तैयारी अपनी धीरे धीरे जारी रखी। जी जी जी। तो अब इस तैयारी के साथ साथ बात आती है कि इस तैयारी का सफर कैसा था? सफ़र बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डेस्टिनी को कोई नहीं देखता है, जर्नी सब देखते हैं। और अभी मेरी डेस्टिनी सिर्फ आईएएस तो नहीं है, मेरी डेस्टिनी तो अभी पैरा ओलंपिक्स में भी इंतजार कर रही है। अरे वाह। मेरा वन ऑफ द ड्रीम है कि मैं पैरा ओलंपिक्स में जाऊं और मैराथन दौड़ूं और स्विमिंग सीखूं। मैं स्विमिंग भी करना चाहता हूं, और भी बहुत सारे जो स्पोर्ट्स है क्योंकि पर्सन में डिसेबिलिटीज़ खेलते हैं, और पैरा ओलंपिक्स में मेरा जाने का मन है। वहाँ से भी मैं चाहता हूँ कि ढेर सारे मेडल लेके आऊँ, क्योंकि मेरे देश का नाम और रोशन करें। जो विद्यार्थी शिकायत करते हैं कि समय की कमी है, जो विद्यार्थी ये कहते हैं कि मौके कम हैं, जो विद्यार्थी ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमें जीवन में क्या करना है, वो सर की जिजीविषा को देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अपने सपने बनाए, सपनों को फिर लक्ष्य बनाया और एक जगह रुके नहीं। जिजीविषा ऐसी है कि जीने के लिए लक्ष्य लगातार बनते ही जाते हैं। सफलता एक यात्रा है, उस यात्रा को तय करना इनका जारी रहेगा। आप सूरज हैं, एक समय आया आप पर ग्रहण लगा, लेकिन सूरज का अपना एक तप होता है और सूरज अब और निखर चुका है। तो अब इस अपनी उपलब्धि को आप किस तरह से देखते हैं? मेहनत में मैंने बहुत की, और ये बात मैं जानता हूँ, क्योंकि एक हम खुद ही होते हैं जो खुद को जानते हैं, क्योंकि जो हम हैं वो दूसरा जान ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो मेहनत बहुत की मैंने। उस मेहनत में मेरे माता पिता ने और मेरे दोस्तों ने, जेएनयू ने, एम्स ने मेरा साथ दिया, और जब सफलता मिली तो आज पूरा देश खुश है, पूरी दुनिया खुश है, और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मैं अपनी खुशी बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मतलब आप रिजल्ट आने के साथ ही बात ये थी कि आप तो लगातार वही चीज़ें कर रहे थे, इतने समय से तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है तो फिर ये तय होता है कि ये हमारे मोटिवेशन है। लेकिन जिन्होंने आपको करीब से देखा होगा तो वो तो जानते थे कि आप मोटिवेशन बहुत पहले से हैं। एक रात की सफलता से आप मोटिवेशन नहीं बने हैं लोगों की। पर सीधी सी बात है, कहानी जब तक पहुंचेगी नहीं लोगों तक तब तक वो मानते नहीं हैं या जानते नहीं, तो फिर उस हिसाब से होता है। बिल्कुल। तो अब बात की जाए चुनौतियों की। जब आप तैयारी करने आ गए, तैयारी के सफर में अच्छे क्या क्या चुनौतियां आपके लिए रहीं तैयारी के दौरान की, तैयारी को लेकर? देखिए, तैयारी के दौरान जो मेजर चैलेंजेस मेरी लाइफ में रहे, पहले तो कॉज ऑफ हैंड एंड लेग्स मोबिलिटी का इशू था। मेरा व्हीलचेयर जो है वो, मुझे जब मैं कैंपस आया था उसी समय मुझे मेरा व्हीलचेयर मिला था, 2018 में है। लेकिन व्हीलचेयर भी एक मशीन है ना, तो कभी ख़राब हो जाना, और एक बार अगर मेरे व्हीलचेयर का कोई भी पार्ट ख़राब होता है तो मुझे 20 से 25 दिन उस पार्ट को आने में लग जाता करना पड़ता, क्योंकि वो कंपनी से ही आता है। तो एक तो मेरे लिए ये चैलेंज था कि मोबिलिटी इशू जो टेक्निकल रहता है। सेकंड मेरे लिए इशू फाइनेंशियल इशू था, क्योंकि मैं बहुत ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे लिए बुक्स खरीदना और भी जो चीज़ें हैं जो कि मेरी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है उनको खरीदना, बाकी जो मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उनको भी मैनेज करना, तो मेरा सेकंड मेरा वो इकोनॉमिकली चैलेंज रहा है। तीसरा मेरा अंडरस्टैंडिंग का चैलेंज रहा है, क्योंकि मुझे खुद को संभालना था। 5 साल पहले मैंने जो इस पढ़ाई को छोड़ा था 12वीं करने के बाद में, उस पढ़ाई को मुझे दोबारा से करना था, तो मुझे शुरू से ही शुरू करना था। ये भी मेरे लिए एक बड़ा चैलेंजेस था। और
चौथा चैलेंज जो सभी के पास रहता है वो मेरे पास भी था कि जिम्मेदारियाँ थी। माँ बाप की आंखों में सपने थे कि किस दिन मेरा बेटा आईएएस बनेगा और ये जो भी सिचुएशन है हमारे वो ठीक होगी। तो इन बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों, तो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, ये सभी साथ में थे। एक जुनून था, एक भरोसा था, मुझे भगवान पर भरोसा था, खुद पर भरोसा था कि हाँ ठीक है। जब ऊपर वाले ने मुझे दिखाया है कि देखो सबसे नीचे ये है, तो और सबसे ऊंचे जाने का रास्ता भी यही है। क्योंकि बिना इस रास्ते पे आए, अगर शायद मैं इस रास्ते पे नहीं आया हुआ होता या चैलेंजेस ये मेरी लाइफ में नहीं रहते तो आज मैं सूरज तिवारी नहीं होता। जिस सूरज तिवारी को दुनिया इतना प्यार दे रही है, इतना अपनापन दे रही है, शायद मैं वो सूरज तिवारी नहीं होता। आपने जब चुनौतियां गिनानी शुरू की तो आखिरी चुनौती आपने बताई कि जिम्मेदारी एक ऐसी चीज होती है जो कोई देता नहीं है, हम खुद से लेते हैं जी। जिम्मेदारी आपने जैसे ही ली, जो आपकी आखिरी चुनौती थी, तो फिर आपके हौसले बुलंद हो गए जी। फिर वो सारी चुनौतियों को एक एक करके आपने पार किया। हाँ, ये बात बेशक मैं मानता हूँ कि आपने पार किया होगा, लेकिन जब वो चुनौतियां उस वक्त रही होंगी तो तैयारी में बड़ी बाधा रही होंगी, निजी जीवन को लेके उससे भी बाधाएं हुई होंगी। जी जी जी। तो उस वक्त आप अपने आप को कैसे मैनेज करते थे? क्या अपने आप को कहते थे और कैसे रिएक्ट करते थे? मैनेज करने का सिंपल है, बहुत सिंपल। सपोज दैट मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास कोई फ़ोन आ जाता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है, और या फिर कोई भी ऐसा आ जाए कि जिससे कि माइंड में टेंशन सा हो जाए कि अरे ये नहीं तो फिर क्या। उस समय मैं ठंडा पानी पीता हूँ, कान में हेडफोन लगाता हूँ, जेएनयू में मेरा रिंग रोड है करीब 1.5 किलोमीटर का, और मस्त उसको 1 घंटे में घूम के अल्ताफ राजा के गाने सुनते हुए तुम तो ठहरे परदेसी साथ कर निभाओगे, इस तरह से स्ट्रेस रिलीज करते हैं। हाँ, और मनोरंजन घूम के आए, अपने दोस्तों से बात किए। हमारे यहाँ गोदावरी ढाबा है, तो आप ढाबे पे कभी भी जाइए तो वहाँ पर 2-4 दोस्त मिल ही जाते हैं, तो उनसे बात करो। समाधान हम ही को निकालना है। हाँ ठीक है, अगर कभी भी गुस्सा आ जाता है या कुछ सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसका सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है। उस समय नहीं आ रहा तो उस समय पे छोड़ दो उसको, थोड़ा सा घूमो फिरो, चाय पी लो, गाने सुन लो, यूट्यूब पे वीडियो देख लो, दोस्तों से बात कर लो, घर पे बात कर लो। अगर नहीं मन लग रहा पढ़ने में, 2 दिन सो लो, कहीं घूम के आ जाओ, फिर आके सोचो कि अब उसका सॉल्यूशन क्या है, और ज़रूर मिलेगा, सबको मिलता है, क्योंकि हर ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो। कुछ लोग कहते हैं ना कि जो प्रॉब्लम है जब उसके बारे में हम सोचते हैं तो दिमाग में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन हम जब यथार्थ पे उतरते हैं उसको सॉल्व करने के लिए तो शायद वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं रहती है जो हम सोच रहे होते हैं। जी जी। एक्चुअली समस्या ये होती है कि हमको खुद नहीं पता कि हम क्या हैं। जैसे कि आप रामायण में आपने सुना भी होगा, जो हनुमान जी का किरदार जो है, जब वो समुद्र कूदने की बात आती है तब जामन जी उनको बताते हैं कि आपको पता नहीं कि आप क्या है। तो ऐसे ही हमको खुद नहीं पता कि हम क्या है। हम सब के अंदर वो है जो हमको पता नहीं है, बस उस चीज को हमें एक जामवंत को तलाशना होगा जो हमारे या तो अंदर हो या तो हमारे आसपास हो। मैं आपको बताऊं कि जो भी हमारे एपिक्स हैं, जो भी मैंने अब तक पढ़े हैं या जिनके बारे में पता लगा है, मेरा मानना है कि ये एपिक जो भी महाभारत और रामायण है, ये किसी की काल्पनिक रचना है। और ये सभी कैरेक्टर जो भी रामायण या महाभारत में यूज हुए हैं, ये सारे कैरेक्टर हमारे ही अंदर होते हैं। क्योंकि हम ही कभी कृष्ण हो जाते हैं और हम ही कभी दुशासन हो जाते हैं, है ना। हम ही कभी राम हो जाते हैं, हम ही कभी विभीषण हो जाते हैं। तो वो सारे कैरेक्टर हमारे ही अंदर है। हम ही जामवंत है और हम ही हनुमान है। बस अपने आप को पहचानना है कि हम क्या हैं और क्यों हैं और किस लिए है, और हमें किस कैरेक्टर में आना है। हाँ बिल्कुल, अपना कैरेक्टर चुन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। परिवार से कैसा सपोर्ट मिला आपको? परिवार से मुझे मेंटली और इकोनॉमिकली सारे सपोर्ट्स मिले, जो कि फैमिली के रहते हैं। माँ बाप को बहुत भरोसा था कि हाँ जरूर एक दिन करके मैं दिखाऊंगा, और वो लोग बहुत खुश हैं। कभी ऐसा लगा जब आप तैयारी कर रहे थे तो कहीं से सवाल उठे हों, इतना बड़ा कंपटीशन है, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं और 1000 के अंदर ही गिनती है अब तो, उतने लोग सेलेक्ट होते हैं, तो उसमें आप शायद ना भी हो पाए, हो पाए, आप पर सवाल खड़े हुए कभी? नहीं, मुझ पर सवाल कभी खड़े नहीं हुए, क्योंकि एक मैं ही था जिसके मन में डाउट था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। बाकी जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए थे, सबको उम्मीद थी, सबको भरोसा था कि मेरा सिलेक्शन जरूर होगा, और मैं उन सबकी उम्मीदों पे
खरा उतरा हूँ, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो जो बहुत पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, हम लोग आपस में भी बात करते हैं कि जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं एग्जाम वाले दिन वो ज़्यादा नर्वस होते हैं, जी और जो जिनको ये लगता है कि बस पास हो जाएंगे इतना तो हम पढ़ लिए, तो टेंशन फ्री रहते हैं। हाँ, देखिए क्या है कि यूपीएससी का प्रिपरेशन, आप तो कई सालों से यूपीएससी के प्रिपरेशन में एक्टिव रही हैं, तो आप जानते हैं कि ये जर्नी क्या है। ये जर्नी कोई यूँ नहीं है कि बस किताब उठाई, 2 किताब पढ़ ली, 3 दिन तक मोटिवेशनल वीडियो देख लिया और यूपीएससी क्रैक हो गया। ये एक तपस्या है। जैसे जो हमारे यहाँ गुरुकुल का जो चलता था, तो हम वहाँ पे सीखते हैं पहले चीज़ों को, किस तरीके से हमको करना है, हमको हकीकत में चाहिए क्या, हमको स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है, किस तरीके से किताबें पढ़नी है, किस तरीके से हमें दोस्तों को टाइम देना है। आप जो भी काम करें, अगर आपको प्रोफेशन में है या किसी भी फील्ड में आप, तो आपको पता रहना चाहिए कि आपको आप वो क्यों कर रहे हैं और आपको कितना करना है, जिससे कि आपका गोल कंप्लीट हो जाए। मुझे पता है कि मैं पर्सन में डिसेबिलिटी हूँ, और मुझे सिलेक्शन के लिए एक लिमिटेड मार्क्स ही चाहिए। तो जितना मुझे चाहिए मैंने उतना अच्छे से प्रिपेयर किया कि अगर इसमें से आया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, बाकी का आया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना मुझे चाहिए इतना तो मैं मजबूत होके ही जाऊंगा। तो मेरा बेसिकली जो मुझे चाहिए था उस चीज़ पे मैंने ज़्यादा फोकस रखा, उसको अच्छे से प्रिपेयर किया। बाकी पढ़ा मैंने पूरा, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी छोड़ा हो, जितना मुझसे कवर हुआ मैंने सारा ही सिलेबस कवर किया। लेकिन जैसे कि इकोनॉमी है या इकोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, और लक्ष्मीकांत है ना, एनसीईआरटी है, दीज आर द बेसिक्स स्टैंडर्ड बुक्स। हाँ, ये आपको पता होनी चाहिए कि ये क्यों है और इनमें क्या है, और ये आपको आईएएस बना देंगे, इतना मैं जानता हूँ। मतलब तैयारी के दौरान आपने पूरे सिलेबस को एक चिड़िया की तरह देखा, और उस चिड़िया में भी आंख कहाँ पे है ये भी आपने देखा, सब्जेक्ट में, टॉपिक में। जी। कुछ और सवाल तैयारी से हो जाएं, क्योंकि तैयारी तक अब बात आ ही गई है। शुरुआत यही से करते हैं कि जब आप तैयारी का मन बना लेते हैं, तो तैयारी का जब हम मन बना चुके हैं, तो किसी भी विद्यार्थी को जो ये वीडियो देख भी रहे हैं, उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए? जी, शुरुआत की मैं बात बोलूँगा कि पहले आप ये देखिए कि आपको क्या पता है। सबको सब कुछ नहीं पता होता है, और ज़रूरी भी नहीं है कि सबको सब कुछ पता हो ही जाए। ठीक है, तो हमें पता रहता है कि हमारा गैप कितना है 12th के बीच में। और जैसे कि मेरा 5 ईयर का गैप था, तो मुझे पता था कि मुझे तो शुरू से शुरू करना है। बहुत से बच्चे होते हैं जो 12th के बाद ही ग्रेजुएशन में आते हैं और अपने प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। तो अब जैसे आप ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं, एग्ज़ाम दे के आए हैं, यू आर ऑलरेडी टॉपर इन 12th, तो एनसीईआरटी आप वहाँ चाहें तो नहीं भी देख सकते हैं। फिर जो स्टैंडर्ड बुक है आप उनको फॉलो करते रहिए। बाकी अगर आपका गैप है बीच में, तो मैं यही बोलूँगा कि एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, और एनसीईआरटी वाला रेफरेंस बुक आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए। बाकी नोट्स अच्छे तैयार होने चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू जाना चाहते हैं, तो आई एम द एग्जांपल कि हाँ, सेल्फ स्टडी से भी यूपीएससी निकाला जा सकता है। बाकी गाइडेंस के लिए काफ़ी सारे दिल्ली में इंस्टीट्यूट्स भी है, एंड यू आर वन ऑफ देम। तो जिसका जैसी उसकी कंडीशंस हो, जैसी सिचुएशन हो, वो लोग फिर उसका यूज़ कर सकते हैं। सिंपल। मतलब कि अगर ये सवाल पूछा जाए, स्पेशली हिंदी मीडियम को लेकर भी और सामान्य रूप से भी, कि कोचिंग करना या गाइडेंस लेना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है यूपीएससी के लिए? देखिए, कोचिंग आप ले या ना लें, ये आपकी फाइनेंशियल और मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है, आपकी ज़रूरत के ऊपर, आपकी ज़रूरत के ऊपर। लेकिन आपको गाइडेंस तो बहुत ज़रूरी है। विदाउट गाइडेंस आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अर्जुन के रथ पर श्री कृष्ण नहीं होते तो वो महाभारत नहीं जीतते। हाँ, तो हमको अपना कृष्ण ढूंढना है, और कृष्ण जो है हमारे आसपास ही घूमते हैं, बस हमको पहचानने की ज़रूरत होती है। तो गाइड का होना इस तैयारी में लंबी प्रक्रिया है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। उस लंबी प्रक्रिया में किस तरह की रणनीति हो, अगर कोई बता रहा है कि इस तरह से फॉलो किया जाए उस रणनीति को, जिसने उस रास्ते को देखा हो, तो हमारी राह थोड़ी सी आसान हो जाती है। जी। अब इसी में बात करें प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स और मेंस में हम बात करें, साथ साथ कर देने चाहिए या अलग अलग करना चाहिए? देखिए, सारी स्ट्रेटजी हमको बनानी होती है कि हमें, जैसा कि मैंने पहले बोला, हमको ये जानना है कि हमको क्या पता है और हमको कितना और पता करना है, जिससे कि हमारा गोल कंप्लीट हो जाए। तो अब जैसे मैं अपनी बात बताऊं, तो मैंने
पहले प्री का प्रिपरेशन किया, क्योंकि लोग बोलते हैं कि एक बार में नहीं होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, तो पहली सीढ़ी तो प्री है ही। तो मैं पहले प्री की प्रिपरेशन में किया। जब मेरा 22 जून को प्री का रिजल्ट आ गया, मैं श्योर हो गया कि हाँ प्री हो गया, तब मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की। हालांकि रेफरेंस बुक मैंने पढ़ रखे थे, लेकिन ऑप्शनल पढ़ना था सोशोलॉजी, तो सोशोलॉजी मैंने 22 जून के बाद पढ़ना शुरू किया था। और मेरा 25 सितंबर को शायद एग्ज़ाम था सोशोलॉजी का, और सोशोलॉजी में मेरे मार्क्स आए हैं, पहले पेपर में 103 है, दूसरे पेपर में 125 है। तो मैंने जो 2 महीने सोशोलॉजी पढ़ा ऑप्शनल के लिए, बस उसी का वो परिणाम है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज फ़ायदेमंद रही? जी, मुझे यूपीएससी एक स्क्राइब प्रोवाइड करता है, जो कि जिसका टाइम भी एक्स्ट्रा होता है। हम नॉर्मल पेपर 3 घंटे का रहता है, लेकिन पर्सन में डिजेबिलिटी जो स्क्राइब यूज़ करते हैं उनको 1 आवर एक्स्ट्रा मिलता है। और स्क्राइब की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ कंडीशंस होती है, उसके थ्रू ही जो मैं बोलूँगा वो राइटर लिखेगा। एक इन्विजिलेटर रहता है, वो इन्विजिलेट करता है कि जो मैंने लिखा है कि वही लिखा गया है। अच्छा। तो मुझे पता था कि मुझे लिखना नहीं है, लेकिन मुझे बोलना है। तो बोलने के लिए मैंने यूट्यूब मटेरियल को यूज़ किया, और जो भी था मैं सुनने पे ज़्यादा फोकस रखता था, सुनने पर, पढ़ने पर, ताकि चीज़ें मुझे पता रहें, क्योंकि बोलनी मुझे है। आपको चीज़ बतानी है तो बताने के क्रम में भी एक समय सीमा रहती है। उस समय सीमा में आपको एक सही क्रम में चीज़ें बतानी है। जी। तो वो चीज़ें आपने दिमाग में उस क्रम से बैठा ली थी। हाँ, तो अब क्या था कि मुझे पता था सुनना ही है, तो कान में हेडफोन लगा नींद तो आती ही नहीं। तो उस टाइम पर जब शरीर और दिमाग दोनों ही थक जाए तो सो गए, वरना लगे हुए हैं। हाँ, कान में हेडफोन लगा लिया। अब उसमें अब सर का ही कोई लेक्चर है तो कान में लगा लिया, अब सुनते जा रहे कि आंसर कैसे लिखना है, क्या लिखना है। कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के अगर आ गए तो उनके लगा लिए कि हाँ वो क्या क्या स्ट्रेटजी बता रहे हैं, कोई टॉपर ने क्या क्या स्ट्रेटजी बताई है, उसी के अकॉर्डिंग माइंड में ही पूरा प्रोसेसिंग चल रहा है। इसी तरीके से मैंने अपना किया है प्री और मेंस के लिए। प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, फिर इंटरव्यू भी आपने दे दिया। इंटरव्यू में आपने दृष्टि से मॉक भी दिया था। जी। तो आपका मॉक मैंने देखा था, काफ़ी अच्छा था, वेल प्रिपेयर्ड था। तो इस पूरे व्यक्तित्व को बनाने में, इंटरव्यू के व्यक्तित्व में, जब आप देने गए होंगे यूपीएससी का इंटरव्यू, विकास सर का गाइडेंस कहीं काम आया? स्पेशली जैसे हम उनके वीडियोस देखते हैं, चाहे यूट्यूब में ही देखते हैं, उनके व्यक्तित्व को देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि विकास सर मेरे लिए इनविजिबल हैंड के जैसे रहे हैं। सर से भले ही आज मैं मिला हूँ, लेकिन वर्चुअली मुलाकात हमारी हमेशा रही। सर मेरे लिए बहुत आइडियल रहे हैं। और मेरे एक फ्रेंड है जिसको मैंने कल बताया कि मैं कल सर से मिलने जा रहा हूँ, तो वो बोला कि सर को बोलना कि आपका एक और फैन है जेएनयू में, और मेरा नाम बताना। उसका नाम बजराज बिमल है। ये एक गुरु शिष्य का संबंध है। जी। अब बात आती है, पूरी तैयारी हो गई जी। अब चलते चलते कुछ आखिरी सवाल, जैसे कि आजकल ऑनलाइन तैयारी भी आ गई है, शुरू हो गई, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। आप इस ऑनलाइन तैयारी को खुद से भी रिलेट करके किस तरह से देखते हैं, और साथ साथ में कितनी फ़ायदेमंद ये आपको लगती है? जी, मैं आपको बताऊं कि जब 2018 में मैं कैंपस आया था, जेएनयू कैंपस, तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस ही होती थे। तो मुझे ऑनलाइन का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, और ये नहीं पता था कि कैसे समझना है। लेकिन जब कोविड के टाइम पर, जब सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई, हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मैं घर पे ही था। तो फिर मुझे ऑनलाइन ही पढ़ना था, क्लासेस भी ऑनलाइन अटेंड करनी है, लेक्चर्स भी सारे ऑनलाइन ही करने हैं, सारा कुछ ऑनलाइन हो गया। तो वो अचानक से उस टेक्नोलॉजी को सीखना, उसी में ढाल लेना कि हाँ अब कॉपी पे लिख के नहीं पढ़ना, या किताब का पीडीएफ लेकर नहीं पढ़ना, फ़ोन में ही स्क्रॉल करते जाओ, पढ़ते जाओ। तो वो चीज़ से मैं सीखा। कैंपस आने के बाद में ऑफलाइन तो हुआ, लेकिन जो ऑनलाइन का जो अच्छा था, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे अंदर पड़ा, मैंने उससे भी बहुत कुछ सीखा। मैंने ऑफलाइन भी सहारा लिया, तो मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन, हाँ, दोनों का कॉम्बो बना के अपना प्रिपरेशन में अपने साथ। इतनी लंबी प्रक्रिया, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये तो अपने आप में 1 साल के, और उसके पहले 3-4 साल तैयारी, ये दूसरा अटेम्प्ट। तो जब से आपने आईएएस बनने का मन बनाया और जब आप आईएएस बन गए, इसके बीच में वो कौन सी बात थी जो आपका मोटिवेशन लगातार बनाए रख रही थी? मेरा मोटिवेशन, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता ही चुका हूँ, मेरे मम्मी पापा रहे हैं, मेरे दोस्त रहे हैं, मेरा जेएनयू रहा है, और आईएएस बनना अपने आप में एक मोटिवेशन है। और अगर फिर भी मोटिवेशन काम नहीं करता तो मैं अपना हेडफोन लगाता हूँ, रिंग रोड घूम के आता हूँ, और फिर मोटिवेशन मेरा हो जाता है। तो आप कुछ लक्ष्य लेकर चल रहे हैं आगे के लिए?
जी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा पैरा ओलंपिक्स में जाने का मेरा प्लान है, और इसके साथ साथ मेरे और भी प्लान्स हैं, क्योंकि आने वाले समय में अगर भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो आप लोग देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और समाज को लेकर के आपने कुछ सोचा है कि क्या बेहतर हाँ। करना है, या क्या बेहतर करने के लिए आपको चीज़ें दिखी हैं अभी तक में? जी, मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है कि अभी मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, क्योंकि अभी अचानक से रिजल्ट आना, मैं तो सिर्फ प्रिपरेशन की जर्नी में था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि जर्नी कितनी लंबी है, और मेरी जर्नी कंप्लीट अभी मेरी जर्नी चल ही रही है, एकदम से अचानक रिजल्ट आ गया और मैं खुश हूँ, लेकिन हाँ, मैं प्रिपेयर भी हूँ। आगे जो भी चैलेंजेस रहेंगे, आई एम रेडी टू फेस इट, एंड आई नो आई विल फेस देम, एंड आई विल सॉल्व एवरी प्रॉब्लम, एंड आई विल गिव स्माइल ऑन एवरी फेस दैट कैन एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। बीते कुछ सालों में आपने अपने अंदर कौन कौन सी खूबियों को देखा, कौन कौन सी खामियों को देखा? अब चूंकि आईएएस बन चुके हैं तो कुछ खामियों को आपने दूर भी कर दिया होगा, अब वो खूबी बन चुकी होंगी आपकी, तो क्या थी वो खूबी और खामी? देखिए, अगर खूबियों की बात की जाए तो जो हार्ड वर्क और डेडिकेशन है वो मेरे पिताजी से मुझे मिला है। मेरे पिताजी को मैंने देखा है, वो सुबह 6 बजे दुकान पे जाते हैं और रात के 9 बजे ही आते हैं। हाँ, तो ये मेरे अंदर खूबियाँ रही हैं। मुझे पता है मैं आपको उतना सम्मान दूंगा जितना कि मैं खुद के लिए डिज़र्व करता हूँ। ये मेरे अंदर एक खूबी है। मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। बच्चे अगर मुझसे मिलने आते हैं, अभी नहीं, प्रिपरेशन से पहले भी, और बच्चे मुझसे मिलने आते हैं, मैं उनको पूरा समय देता हूँ। भले ही कोई भी ज़रूरी काम हो मैं उसको छोड़ देता हूँ, पर अगर बच्चे मिलने आते हैं तो मैं उनको पूरा समय देता हूँ। जहाँ तक आपने बात कही कि कुछ बुराइयाँ की, तो जाहिर सी बात है कि बुराइयाँ हर किसी में होती हैं। मैं उनको बुराइयाँ नहीं बोलूँगा, कुछ लिमिटेशंस बोलूँगा, कि जैसे कि चलने में एक प्रॉब्लम हो जाना, और दूसरा है कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं लगातार 2-3 घंटे किसी टॉपिक में पढ़ रहा हूँ, उस समय अगर दोस्तों का फ़ोन आ गया कि आज चलना है मूवी देखने के लिए, तो बोला कि नहीं आज नहीं जाएंगे, पढ़ना है थोड़ा, तो इस तरीके से दोस्तों को कम समय दे पाना प्रिपरेशन के टाइम में, ये कमी रही है। बाकी चैलेंजेस तो रहे ही हैं, कमियां सभी में होती हैं, तो मुझ में भी है थोड़ी बहुत, कुछ है, कुछ ध्यान नहीं आ रही है। कुछ को पार कर लिया? हाँ, कुछ को पार कर लिया, कुछ पे अभी और काम करना है। विद्यार्थियों को अपनी तरफ से कोई आखिरी सलाह? विद्यार्थियों को पता है कि अब उन्हें क्या करना है। अब मैं काफ़ी मंचों पर ये बोल चुका हूँ कि क्या करना है, और विद्यार्थी जानते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। उनको, हम सभी को अब एक कृष्ण चुनना है, क्योंकि हमारे ही आपके आसपास होते हैं, और एक सही गाइडेंस के साथ में, सही गोल के साथ में कंटिन्यू आगे बढ़ना है। चैलेंजेस आएंगे, फेलियर्स आएंगे, लोग आपको लूजर्स भी बोलेंगे, और कभी कभी ऐसा डिमोटिवेशन होता है कि हम लोग 12वीं मंजिल की छत पे खड़े होकर जब नीचे देखते और ऊपर देखते कि पता नहीं होगा कि अगला सेकंड में वहाँ होंगे या वहाँ होंगे। ऐसे ऐसे मोमेंट भी हमारी लाइफ में आते हैं। प्रॉब्लम्स आएंगे, वो आने ही है, तो आंखें बंद करो, ठंडा पानी पियो, चॉकलेट खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, घूमो, दोस्तों से बातें करो, और सॉल्यूशन ढूंढो। सॉल्यूशन है, बस उस समय नहीं है, उस समय को निकालना है। क्योंकि मैंने सर प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी सारे लोगों से सुना है कि लोग बोलते हैं कि ये समय है, गुजर जाएगा, तो शायद वो मेरा समय था, गुजर गया। और ऐसा नहीं है कि अब वो समय गुजर गया, अब अच्छा आ गया, बुरा नहीं आएगा, आगे और चैलेंजेस आएंगे मेरे सामने, और अब तो बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे। अब तक तो ये था कि मुझे अकेले सॉल्व करने हैं, लेकिन मुझे खुशी है मेरे साथ में 140 करोड़ लोग हैं जो कि मेरे साथ हैं, और मुझे आके उनका प्यार और सम्मान आपको मिल रहा है लगातार। इन्हीं के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप देख सकते हैं किस तरह से सूरज जी ने अपना कद इतना ऊंचा कर लिया है कि हर कोई सम्मान की नज़र से इन्हें सर उठाकर देखता है। और यह सही बात है, परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन आप अगर ठान लेते हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, हार तब होती है जब आप मान लेते हैं, और जीत तब होती है जब आप ठान लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे सूरज जी मिलके। दृष्टि परिवार की ओर से और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत